दिल अजीज उम्मीदवार जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब आपसे मुखातिबत फरमाएं। स्टेज पे तशरीफ फरमा मोहतरम वसीम सिद्दीकी साहब, हमारे दो भाई जो बहुत कुव्वत के साथ हमारे साथ खड़े हैं, मोहतरम हबीब कुरैशी साहब, करीम कुरैशी साहब, मुन्ना भाई, हमारे हारिस करीम साहब, समाजवादी के लोग भाई, मैसर भाई, इस बस्ती की बड़ी शख्सियत खादर शाह साहब, हमारे नौजवान दोस्त जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश की, मोहतरम असलम पठान साहब, बब्बू कुरैशी साहब, हमारे यूनुस आर्किटेक्ट साहब, बरकत भाई, हमीद भाई, हमारे चिट्टू भाई, हमारे तमाम साथी, इमरान भाई, मोहम्मद खान, अकबर बिंजारी साहब, इमरान भाई, बब्बू भाई, सामने बैठे हुए मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये माइक भी बहुत काम बता रहा, मालूम नहीं क्या बात है। जैसा हमारे मुखालिफिन भी ऐसी ही कुछ बातें करते हैं। देखिए, यहाँ पर स्टेज सजा था, सियासत में सियासी बातें होना चाहिए, मगर जिस शख्सियत ने जो बातें की है उससे उनकी हैसियत का अंदाजा होता है। मोहतरम असदुद्दीन अवी साहब ने कहा कि डॉक्टर गफ्फार कादरी ने 2014 में पैसों के लेन देन की बात की थी। आज 2024 में उनको याद आया कि गफ्फार कादरी इतना खराब आदमी है जो सियासत में लेन देन की बात करता है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, असद साहब, आप तो देश की क़ियादत करने निकले हैं, आप तो उम्मत मुस्लिमा के अपने आप को नेता कहते हैं, फिर क्यों झक मारने के गफ्फार कादरी को 10 साल पार्टी में रखा? क्यों 2 वक्त मुझे टिकट दिया? क्यों मुझे महाराष्ट्र का कारगुजार सदर बनाया? दोस्तों, सच्चाई तो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दामन इतना पाक है लेन देन के मामलात में। हाँ, गुनाहगार होगा अगर मुझे मेरे गुनाहों को माफ कर, मगर पैसों के मामलात में मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पैसों के लेन देन में मैं इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेरा दुश्मन भी कहेगा कि गफ्फार कादरी हिसाब किताब में सीधा आदमी, बड़ा मोहतरम ने कह दिया। भूखलाहट है ना, बहुत परेशानी है। सवाल का जवाब ये देना चाहिए था, क्या गफ्फार कादरी का इस हल्के असेंबली में उम्मीदवार बनने का हक था या नहीं था? क्या गफ्फार कादरी पे आपने नाइंसाफी की या नहीं की? मैंने खत लिखा था उनको, था मेरी उम्र 66 साल हो चुकी है, शायद ये इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा।
सदर साहब ने उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया, मगर परसों 2 दिन पहले यहाँ की स्टेज से कह रहे थे कि उम्र 70 साल की हो गई है, आगा आगा करी। मिस्टर असदुद्दीन अवैसी, काश तुम ये मेरे सामने कहे होते, मैं भी आपको जवाब दिया होता। मेरा मानना है कि एक मोमिन जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह का बंदा है, वो पैदा होने से लेके मरते दम तक अपना काम अंजाम देता। समाजी खिदमत भी, सियासी मैदान में दहरदिली से काम करना भी, सियासत में मुसलमानों की ईमानदाराना खिदमत करना, अवाम की खिदमत करना भी अल्लाह अल्लाह करने के बराबर है। अगर टोपी पहन के, शेरवानी पहन के ऐसे भामटे बात मत करो ना भाई, बहुत हो गया। वो जो उनका बच्चा है ना, वो तो उसके कदम आगे। किरातपुर के स्टेज से उन्होंने कहा, डॉक्टर का दामाद हाथ पकड़ पकड़ कर पेशेंट से कह रहा था 2024 के पार्लियामेंट इंतखाबात में चंद्रकांत खैरे को वोट दो, मशाल वोट दो। अरे आदमी के बच्चे, तेरे बाप की जागीर है क्या? मेरा दामाद मेरी बात क्यों सुनेगा? वो एमजीएम में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। डॉक्टर उमर खादरी की बात कर रहा हूं, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। वो 42 साल का नौजवान है जो 42 साल में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और एचओडी बना है। डॉक्टर उमर खादरी को आप सब जानते होंगे। बेगर्ज तरीके से कौम और मिल्लत के काम आता है। और इम्तियाज जलील, अगर तेरी याददाश्त कमजोर होगी तो वो याद दिलाना चाहता हूं, जब ताज विवांता होटल में बैठे थे, मैंने असद साहब से कहा था इसकी हरकतें तो ऐसी है कि मैं मेरे दामाद को कन्विंस नहीं कर सकता, स्टेज पे क्या भाषण दूं मैं। फिर मैंने असद साहब को वाकया सुनाया था। कोविड के जमाने में इनके कुछ कारपोरेटर्स एमजीएम अस्पताल पहुंचे, इनको पैसा वसूल करने का था। उन्होंने डॉक्टर उमर से गाली गलौज की, बदतमीजी की। जो डॉक्टर उमर हमेशा इनसे खिदमत में पेश आता था, इनकी मदद करता था। मेरे दामाद ने मुझको फोन किया, मेरे दामाद ने मुझसे कहा कि अंकल ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने कहा इम्तियाज जलील के चमचे और एजेंट है, वसूली के काम में लगे बैठे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप पुलिस पे तत्काल दो। डॉक्टर उमर खादरी ने पुलिस में तत्काल दी है और उसके बाद से डॉक्टर उमर खादरी का दिल उचाट हो गया। आप लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ करेंगे, लोगों को गाली गलौज देंगे, अपने चमचों एजेंटों के जरिए बेइज्जत करेंगे और फिर तुमको वोट दें। ये शहर में कितने मुस्लिम व्यापारी हैं जिनको इम्तियाज जलील ने नहीं लूटा। मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक फैक्ट्री में हमारा दोस्त है, वो मैन पावर सप्लाई का काम करता है। ये खासदार बनने के बाद उस फैक्ट्री के मैनेजर के पास जाकर कहता है कि वो मैन पावर का काम मुझे दे दो। यकीनन जब किसी का दिल दुखता है, तकलीफ होती है, तो मुखालफत करेगा। तो मैं इम्तियाज जलील को याद दिलाना चाहता हूं कि ताज विवांता होटल में मैंने कहा था कि इम्तियाज जलील साहब, आपकी हरकतें, आपकी खसरतें इस तरह की है कि आप सिर्फ पैसा वसूल करना चाहते हैं,
जिसके नतीजे में मेरा दामाद भी आपसे नाराज है, मैं उसको कन्विंस नहीं करता। तो उसके आगे की स्टोरी भी सुना देता, मैं तो छुपाता नहीं, मैं अब सुना देता। जब बात निकली है ना तो पूरी हो जाने दो। मैंने बीच में साफ दिली से, जान दो अपनी पार्टी का कैंडिडेट है, अपने इख्तिलाफात होंगे, साथ देना चाहिए। मैंने इनके साथ वैजापुर का दौरा किया। वैजापुर के दौरे में जब मैंने भाषण किया बाबरी मस्जिद की, मैंने बात किया मुस्लिम पर्सनल की, मुस्लिम ने बात किया CAA की, वो खुश भी हुए। जैसे कन्नड़ पहुंचे हम तो इम्तियाज अली ने कहा आहिस्ता से मेरे कान में, डॉक्टर साहब बाबरी मस्जिद, नारे तकबीर, पर्सनल की बात मत कीजिए, अपने को हिंदू वोट नहीं मिलेंगे, अपन आदर्श के लोगों को पटा ले, ये बात नहीं करना चाहिए। अरे मिस्टर इम्तियाज अली, दोगलापन बनकर फिर उसके बाद मैंने तय किया था कि क्या करना चाहिए, ये इनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और मैंने एक खत लिखा था सदर नबी साहब को कि इम्तियाज अली की हरकतें इस काबिल नहीं कि मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं पार्लियामेंट में इनका इंतखाबात में साथ हूं। मेरे बहुत सारे साथी थे। फिर एक मीटिंग हुई, वो मीटिंग में इम्तियाज अली साहब आए। मैंने मेरे दामाद को समझाने के लिए मकान भी गया, तो मेरे दामाद ने कहा मैं नहीं आऊंगा। फिर मैंने मेरी बेटी को फोन किया, बेटी माँ क्या पका, मैं खाना खाने के बाद घर को आता हूँ, जवार की रोटी खाता हूँ मैं शौक से। बेटी ने कहा अब्बा जी जवार की रोटी खाने आओ। मैंने खाना खाया। मैंने मेरे दामाद से कहा डॉक्टर उमर खादी से, इम्तियाज घर पे आ रहा है, जान देंगे, अपना किस्सा खत्म कर देंगे। मेरे दामाद ने कहा नहीं, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैंने ऐसे ऐसे केसेस में फीस कम की है, ऐसे ऐसे वक्त में मकान जाकर देखा है। मैंने उनके फोन करने पर, कारपोरेटर्स के बोलने पर बहुत सारी मदद की है। और एक किस्सा भी सुना दिया उसने। एक दफा कुछ गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसका पूरा खर्चा मैंने दिया था। इसके बाद भी ये अगर मेरे पीछे पड़ता है तो मैं भी इससे बदला वसूल करूंगा। तो ये किस्सा आप काम में लोगों को रूटे, फिर कहेंगे डॉक्टर के दामाद ने हाथ पकड़ पकड़ के मशा को। अबे तेरे को तो जूते मारना चाहिए रे, तेरे को तो चौरास्ते पे खड़े जूते मारना चाहिए। कहां पैसे खाए बताओ मैं तुमको। अख्तर हाजी कहां बताओ, अख्तर हाजी है क्या मीटिंग में? हमारे दोस्त कितने पैसे मंगाए सुनाओ मैं। इसका काम और धंधा सिर्फ पैसे खाना है और नाटक करना है, नाटक। बहरहाल ये चंद बातें थी जो मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि मुखालिफिन की तरफ से आई थी। अब मैं असल मौजू की तरफ आना चाहता हूं। अजीजा ने गिरामी किस्सा ये है कि मौलाना सज्जाद नोमानी के ताईदी बयान के बाद इनके जमीन के नीचे की जो है ना सड़क की जमीन, ये आपको आ गई है। अब इस पोखराट में ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। अरे पहले करने का ना भाई सेटअप ही पूरा उसका देना है भाई, जल्दी करो यार। 10 मिनट बाकी, जल्दी से भाई। तो मैं
देखो ये जनता इतनी मोहब्बत में है मुझसे कि उसको नहीं बख्श कर तो देखो भी नहीं बख्शेंगे। देखो मकान वापिस जाने का है भाई, और मुझे भी मकान वापिस जाने का, और भाइयों को भी जाने का। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो तारीफ की है, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। यही सज्जाद नोमानी साहब ने पार्लियामेंट के इंतखाबात में एक छोटा सा ऑडियो क्लिप खिजर पटेल एडवोकेट और सज्जाद नोमानी की बातचीत का था। वो ऑडियो क्लिप क्या था मालूम? उन्होंने कहा यहाँ ऐसे ऐसे हालात है, तो क्या कहा, अरे ऐसा कोई तायीदी लेटर नहीं था, ना तायीदी बयान था। क्या वायरल किया उसको कि मौलाना सज्जाद नोमानी की ताई और बेटे, अब सज्जाद नोमानी ने तुम्हारी तारीफ नहीं किया तो तुम्हारे जो छोटे मोटे चर्चे हैं ना, वो मौलाना के खिलाफ वीडियो डाल दे। हम नहीं मानते। मत माना फिर कौन मानोगा? क्योंकि तू उम्मा का एहतराम नहीं करता ना। अबे तू नहीं माना तो झक मारा ना, कल को बेइज्जती करा तुम्हारी की। तो बहरहाल मेरे भाई ने बहुत वजाहत से उस बात को कहा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जब कोई फैसला उलमाए दीन का, बड़े आलम दीन का इनके हक में आता है तो वो उलमा का एहतराम करते हैं, और जब कोई फैसला इनके हक में नहीं आता है तो ये नाजेबा, ऊंची, घटिया, गंदी हरकतों पे आते हैं। तो आपने इनको समझना चाहिए। जो वारिस अंबिया को ऊंची गंदी जबान में गालियां देती है, उनको सियासी तौर पर दफन करना चाहिए। मैं इस मजमूए से कहना चाहता हूं, आपके दिल को जो ठेस पहुंची है, ये ठेस, ये आपकी जो तकलीफ पहुंची है, ये ठेस आप 20 तारीख को निकालें। कोई बहस करने की जरूरत नहीं, कोई आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं। इनको समझ में आना चाहिए कि उलमाए दीन के खिलाफ गंदी, ऊंची, घटिया जबान इस्तेमाल करने से मिल्लत का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, माँ बेटी, हर नौजवान इनको सियासी तौर पर बेवजन कर देंगे, इनकी जमानत जब्त कर देंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, आज सूरत हाल यह है कि अपना मुकाबला इम्तियाज जलील से है नहीं। इस वक्त फुकिया की बात ही मत कर दी जाओ भाई, इसका जिक्र ही मत करो। फुकट दिमाग को तान है वो बेकार। मेरी मां का इंतकाल हो गया, मेरे हाथ पे लगा हुआ है। अबे अपने खानदानी जिंदगी समाज जाना, फिर जैसा फिर झकमा रहा तू। और 10 साल में तूने क्या किया है भाई? मैं जान दो अब इस वक्त में क्या मानो, फुकटिया की बात ही करो। फुकट छाप, कोई मेहनत नहीं करने का। मिसाइल जावेद खोशी ने मजलिस को गाया, तीनों बन गए आमदार। उसके बाद सबका गेम बजाते बैठे और पैसे कमाते बैठे। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था, आज की तारीख में अपना मुकाबला अतुल सावे से है। इम्तियाज जलील 5वें, 4थे, 3रे कौन से नंबर पे, वो बातें देखेंगे। अपने को अपना एक एक वोट कंसोलिडेट करना है, इकट्ठा करना है। जो रिश्तेदार बाहर गए हैं उनको बुलवा के लीजिए, जो अपने वोटर बाहर के मुकामात पे गए
उनके गाने का इंतजाम हम करेंगे, हमको बताइए। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा एक एक वोट निशानी साइकिल बटन नंबर 5 पे पड़े। हम इस बात की दुआएं करेंगे अगर अपने सर की बारगाह में कि अगर पहले मुझे नेक तौफीक दे और जिन मकासद के लिए आपका एक एक कीमती वोट दिया जा रहा है वो कामयाब। मकासद ये है कि ये बस्ती सबसे ज्यादा पसमानदा, ये बस्ती पिछड़ी भी है, और अल्लाह का पूरी इज्जत का एहसान है ये दरगाहें, ये मसाजिद, इसके मीनार, यहाँ की दीनी दरगाहें। मैं तमाम दीनी शख्सियतों को सलाम करता हूँ। परेशानी की हालत में माशी तौर पर थोड़ा पिछड़ा होने के बावजूद नागेगांव की बस्ती, कौसरबाद की बस्ती यकीनन काबिल एहतराम, काबिल सताइश है कि दीन के मराकिज, अल्लाह की इबादत गाहें, मसाजिद ये बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। मैं इस बस्ती के नक्शे को बदलना चाहता हूं। पीने के पानी की सहूलत नहीं है, ड्रेनेज का माकूल इंतजाम नहीं है। हाँ, कब्रिस्तान का भी काम करने का है, पर उसको ये कब्रिस्तान में नहीं, कब्रिस्तान की जगह का भी काम करने का है, वो सियासी कब्रिस्तान में नहीं। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बस्ती में जो स्कूल बना ना, उस भाषण में एक जिम्मेदार साहब बोल रहे थे कि नागेगांव का जो स्कूल इतना अच्छा हुआ है उसमें वो भुट्टिया का कुछ काम है। असलम पठान गवाह है, गफ्फार कादरी ने उस स्कूल को कई दफा विजिट की, उनके असातिज़ा से बातचीत की, और जो आखिरी निवेदन था वो ये था कि नागेगांव के मासूम बच्चों को वहां जगह कम होने से एडमिशन नहीं दिया जाएगा। हमने हेडमास्टर से गुफ्तगू की, फिर आचार संहिता आ गई। मैंने हेडमास्टर से कहा था आप एडमिशन रिफ्यूज नहीं कर सकते। सेंट्रल का एक कानून है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आज 6 साल से 14 साल के बच्चों के उस बस्ती के स्कूल में कंपल्सरी फ्री एजुकेशन देना है। अगर हेडमास्टर ने रिफ्यूज किया तो उसमें गुनाह दाखिल होता। हम ये निवेदन कमिश्नर के पास जाकर दिए हैं, आप असलम पठान मेरे साथ लेंगे, ईमान भी दे रहे हैं। तो बहरहाल मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश रहेगी, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका ये जो स्कूल है ये अपग्रेडेशन हो जाए, ताकि तमाम बच्चों को तालीम का मेयार बहुत अच्छा है, तमाम बच्चों को एडमिशन मिल सके। मैंने अस्पताल को विजिट की, अस्पताल को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये जो नागेगांव का अस्पताल है, ऐसे कितने 2 या 3 वक्त गए, वक्त हो गया 2 मिनट, 2 करने की बात नहीं जी, 2 मिनट जो मसला नहीं है, मैं बात खत्म करता हूं मैं तो बात। बहरहाल न सिर्फ नागेगांव की बस्ती में काम होंगे, बल्कि हम हमारी तमाम बस्तियों में, हमारे हिंदू भाइयों की बस्तियों में काम करें। और एक बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं, हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि मुसलमानों को तालीम और रोजगार के मामले में रिजर्वेशन मिले। मैंने अबू आसिम आजमी से बात की है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अइम्माए मसाजिद और मौज़नीन की तनख्वाह 18,000 और 14,000 होना चाहिए, महाना 5% इजाफा होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर अपने मसाइल को हल करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि इनकी बकवास, बेहुदा, गलत बातों में ना आइए। लोगों के बातचीत जो हो रही है उस पर कोई तवज्जो मत कीजिए। ये सीट हम जीत रहे हैं, इंशाअल्लाह जीतेंगे।